हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। दिस इज सिक्स्थ वीडियो ऑफ या फिर सिक्स्थ पीवाईक्यू ऑफ मैथ्स पेडागोजी फॉर सीटेड। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राजू अंडरस्टैंड्स दैट ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। अकॉर्डिंग टू वैन हेलेस थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक थिंकिंग, राजू इज एट विच लेवल। मतलब राजू समझता है कि जितने भी सम चतुर्भुज होते हैं वो समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसका जो उल्टा होता है, इसका रिवर्स है, वो सही नहीं है। तो वैन हेले की ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार राजू किस स्तर पे है? ये मैथ्स पेडागोजी का सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी कह लीजिए या सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। पता नहीं आपको ये पता है कि नहीं पता है। मतलब जो ये पियरे वैन हेले थे, इन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर, डायना इनकी वाइफ का था नाम था, अपनी वाइफ के साथ मिलकर इस थियोरी पे काम किया था। मतलब इन्होंने जब ये पढ़ाते थे तब इन्होंने एक्सपीरियंस किया था, तो जो यंग चिल्ड्रन से मतलब छोटे बच्चे हैं उनको ज्योमेट्रिकल शेप से रिलेटेड, मतलब जो ज्योमेट्री की ज्योमेट्री लर्निंग है उसमें उनको अक्सर दिक्कत आती ही आती थी। तो ये इनका पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो इसी वजह से इन्होंने इस पर एक थ्योरी या फिर एक थीसिस तैयार करने का मतलब डिसीजन लिया था। तो इनकी वाइफ थी, उनका थीसिस लगभग कंप्लीट हो चुका था, उसी के कुछ दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। और जो इन्होंने थ्योरी प्रेजेंट, जो थीसिस प्रेजेंट की थी वैन हेले ने, इसको बाद में 1960 में सोवियत यूनियन में लाया गया था। तब वहां पर इसको एक्सेप्ट करने के बाद जो इनकी थ्योरी थी उसको ज्योमेट्री का जो करिकुलम था उसमें चेंज करके इन्वॉल्व किया गया था इनकी थ्योरी को। तो वैसे तो इन्होंने 0 से लेकर के 4 तक की जो लेवल्स हैं वो बताई थी, मतलब लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 ऐसे करके। लेकिन बाद में जब यूएसए में इनका करिकुलम अप्लाई किया गया तो उसको 1 to 5 तक का लेवल इस तरीके से काउंटिंग की गई। तो इसमें 5 लेवल्स है। पहले मतलब कि 0 लेवल से स्टार्ट होता है, लेवल 0 जिसमें विजुअलाइजेशन होता है, लेवल 1 जिसमें एनालिसिस मतलब विश्लेषण होता है, लेवल 2 जिसमें अब्स्ट्रैक्शन होता है, लेवल 3 जिसमें फॉर्मल डिडक्शन होता है, और लेवल 4 जिसमें कि रिगर होता है। ये 5 स्टेप्स इनकी थ्योरी में है। तो पूछा गया है कि जो राजू है वो ये समझता है कि जितने भी मतलब कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, हर एक रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम होता है, लेकिन हर एक पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होता है। तो वैन हेले की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो उसकी ज्योमेट्रिकल थिंकिंग है वो इस टाइम पे किस लेवल पे है? तो ये किस लेवल पे जाएगी? ये आएगी अब्स्ट्रैक्शन, मतलब कि अमूर्तन संबंधों की समझ पे आएगी। इस लेवल पे ऐसा होता है कि बच्चा समझता तो है, थ्योरी वगैरह थोड़ा बहुत समझ लेगा और उसमें थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट कर लेगा, कंपेयर कर लेगा, लेकिन लास्ट जो ये आपकी फॉर्मल डिडक्शन वाली स्टेज आती है, यहाँ पे आकर के उसको सारे फॉर्मूले, सारी थ्योरीज, सारे प्रूफ्स, जितने एक्सियम्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें फाइनली जाकर के उसको फॉर्मल डिडक्शन में समझ में आती है। और लास्ट की स्टेज में जाकर के उन सबको वो अप्लाई करना सीखता है। जो भी मतलब अगर उसमें कुछ एक्सचेंज करना हो, जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस होती हैं, उनको वो 4th वाली स्टेज में जाकर के समझता है। यहाँ पे क्या है, वो उसका मतलब उसको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाली चीज जो होती है वो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अभी उसको नहीं है। तो जो ये वाली स्टेज है अब्स्ट्रैक्शन, उसमें राजू अभी इस टाइम पे ज्योमेट्रिकल थिंकिंग अभी उसकी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 identifies crude methods of assessment as a measure in teaching learning of mathematics. Which of the following statements is least appropriate in the given context? मतलब एनसीएफ 2005 में जो आकलन की अपरिष्कृत विधि है उसको गणित शिक्षण अधिगम की प्रमुख समस्या के रूप में पहचान करता है। कौन? ये जो आकलन की अपरिष्कृत विधि होती है वो गणित शिक्षण अधिगम की जो प्रमुख समस्याएं होती हैं उसको पहचान करता है। तो इनमें से कौन सा कथन है जो कि इस संदर्भ में सबसे कम उपयुक्त है? Crude methods of assessment encourages perception of mathematics as mechanical computation. Crude assessment techniques instill a sense of fear and failure regarding mathematics. या फिर there is a wide scope of giving feedback to students in assessment technique in mathematics. तो इसका राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। मतलब कि गणित में आकलन की विधियों में विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने का व्यापक दायरा है इसका। यह इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। मतलब जो क्रूड मेथड्स होते हैं असेसमेंट के, ये इसमें सबसे कम अप्रोप्रिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एरर्स मेड बाय चिल्ड्रेन इन मैथमेटिक्स लर्निंग। गणित अधिगम के दौरान बच्चों द्वारा की गई जो त्रुटियां हैं उनके संदर्भ में इनमें से क्या है जो सत्य है?
एरर्स आर एन इंडिकेटर ऑफ अ चाइल्ड्स लर्निंग प्रोसेस एंड आर हेंस इंपॉर्टेंट। जो त्रुटियां होती हैं वो बच्चों की अधिगम प्रक्रिया की सूचक होती है, मतलब जो उनकी लर्निंग प्रोसेस है वो कितनी अच्छी चल रही है, कहाँ पे उनकी कमियां हैं, ये सब जानने में, डायग्नोज करने में। तो इन सब चीज़ों में क्या जो लर्निंग प्रोसेस होती है बच्चे की, उसकी सूचक होती है, इंडिकेट करती है कि बच्चा लर्निंग प्रोसेस में कहाँ पे है, और इस वजह से ये इंपॉर्टेंट होती है। तो ये वाला ऑप्शन तो सही है। एरर्स आर एन इंडिकेटर ऑफ लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ अ टीचर। टीचर की ही योग्यता में कमी की सूचक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। Errors will become a burden for teachers as she would be required to teach the concept again. एरर्स जो है वो टीचर के लिए एक भार की तरह काम करेगा, क्योंकि उसको वो टॉपिक दोबारा समझाना पड़ेगा। ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि एरर की एक हेल्प की तरह काम करती है टीचर की, कि बच्चे को जहां नहीं समझ में आया वहां पे थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज करके बच्चे को उस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझा दिया जाए। तो ये बर्डन की तरह नहीं, ये हेल्पफुल होता है। तो ऑप्शन बी और सी गलत हो गया, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ओनली ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड मैथमेटिक्स लर्निंग। इनमें से कौन सी योग्यता आधारित गणित शिक्षण की विशेषता नहीं है? लर्निंग आउटकम्स आर एक्सप्लिसिट एंड मेजरेबल। अधिगम के प्रतिफल स्पष्ट और मापने योग्य होते हैं। द पेडागोजी इज बेस्ड ऑन एक्टिविटीज, एक्सपीरियंसेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी। शिक्षण शास्त्र की जो गतिविधियां हैं अनुभव तथा कला, ये गलत है। खेल प्रौद्योगिकी के समाकलन पर आधारित होता है। ट्रांजिशन ऑफ चिल्ड्रन टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम्स डज नॉट डिपेंड अपॉन अचीविंग सर्टेन लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी एट द करेंट लेवल। इसमें क्या लिखा है? जो बच्चों का अधिगम प्रतिफल होता है वो अगले स्तर पर बढ़ना उनके वर्तमान स्तर पर एक निश्चित स्तर की दक्षता हासिल करने पर निर्भर नहीं करता है। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि अभी प्रेजेंट टाइम में बच्चे का लेवल जो है, अगर उसमें वो दक्ष है या नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके नेक्स्ट लेवल के लिए। तो ये चीज तो गलत है। मतलब कि अगर बच्चा अभी जिस लेवल पे है, अगर उस पर दक्ष होगा, मतलब कि उसमें दक्षता उसकी है, तभी वो अगला जो लेवल होगा वो अच्छी तरीके से समझ पाएगा। मतलब कि जो इसके पहले वाला स्तर है उसकी दक्षता आने वाले स्तर पर असर कर रही है। लेकिन इसमें लिखा है कि जो बच्चों का अधिगम प्रतिफल है वो अगले स्तर पर बढ़ना उनके वर्तमान स्तर पर एक निश्चित स्तर की दक्षता हासिल करने पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए पूछा क्या था? इनमें से कौन सा ऐसी विशेषता है जो कि योग्यता आधारित गणित शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो 4th का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर मैथमेटिक्स लर्निंग एट द प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के लिए इनमें से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री है जो उपयुक्त नहीं है? टेनग्राम यूज होता है, डेंस ब्लॉक्स ये भी यूज होता है, टाइलिंग किट या फिर टिसलेशन किट्स ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी यूज होती है। थियोडोलाइट मतलब कि कोड मापी। ये प्राइमरी लेवल वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि प्राइमरी लेवल में बच्चों को कोड या एंगल का कॉन्सेप्ट वगैरह इतना नहीं समझाया जाता है। उनको बस केवल गणित की समझ उनमें बनाने के लिए ही उनमें प्राइमरी लेवल के बच्चों को मैथ्स पढ़ाई जाती है। मतलब जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है न्यूमरेसी की, वो बच्चे को समझ में आनी चाहिए। इस वजह से प्राइमरी लेवल में मैथ्स लाया गया है, करिकुलम में रखा गया है। कोड वगैरह ये आगे वाली जो जूनियर क्लास होती है उसमें पढ़ाया जाता है। तो 5th का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 है, a primary class mathematics teacher engages the children in making groups of shapes that have similar properties and then count the number of shapes in each group. Which of the following may not be an objective of this activity? एक प्राथमिक कक्षा का गणित शिक्षक है जो कि बच्चों को समान गुणों वाली जो आकृतियां हैं उनका समूह बनाने में, और समूह बनाने के बाद प्रत्येक समूह में आकृतियों की संख्या कितनी है उसको गिनने में संलग्न रखता है। तो इनमें से कौन सी ऐसी गतिविधि का, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो कि गतिविधि का उद्देश्य नहीं है? जो अभी टीचर ये एक्टिविटी करा रहा है उस एक्टिविटी का उद्देश्य क्या नहीं है? लर्निंग द स्किल ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या बच्चे इसे कौशल वर्गीकरण का कौशल नहीं सीखेंगे? बिल्कुल सीखेंगे। इसे क्लासिफिकेशन, जब अलग अलग शेप्स को कलेक्ट करेंगे, उसका अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, तो मतलब कि उनमें क्लासिफिकेशन की जो स्किल है वो डेवलप होगी। तो इससे क्या होगा? लर्निंग द स्किल ऑफ क्लासिफिकेशन सही है। शेप्स के बारे में, जब शेप्स का ही ग्रुप बना रहे हैं अलग अलग, तो शेप्स के बारे में तो समझेंगे ही समझेंगे, आकृतियों के बारे में सीखना।
लर्निंग अबाउट काउंटिंग, बाद में कहा है कि उन शेप्स को काउंट भी करना है कि कितना है, तो गिनती के बारे में भी सीख रहे हैं, मतलब कि एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन, इसमें किसी तरीके का अनुमान और सन्निकटन जैसी चीज नहीं है जो कि बच्चे सीख रहे हैं, तो इस वजह से ये टीचर का उद्देश्य नहीं है इस एक्टिविटी के थ्रू ये सिखाने का। तो 6 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू NEP 2020, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार अटेनिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब FLN फॉर ऑल चिल्ड्रेन बिकेम एन अर्जेंट नेशनल मिशन। ठीक है, 2020 में मतलब फाउंडेशन FLN को प्राप्त करना, अटेनिंग, इसकी अटेनिंग हर एक बच्चे के लिए एक अर्जेंट नेशनल मिशन की तरह बन गया है या फिर बनाया गया है। तो जो फाउंडेशनल न्यूमरेसी, यहाँ पे लिटरेसी और न्यूमरेसी दो चीज की बात की गई है, तो जो फाउंडेशनल न्यूमरेसी है वो NEP 2020 के अकॉर्डिंग किस चीज को रेफर करता है? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, अलग अलग प्रकार की जो संख्या है उसको समझना, एबिलिटी टू कैरी आउट बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस विद इंडियन न्यूमरल्स, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संख्याओं पर जो मौलिक गणितीय संक्रियाएं हैं उनको करने की योग्यता बच्चों में, हर एक बच्चे में होनी ही होनी चाहिए। मतलब कि लिटरेसी, हर एक बच्चा पहली चीज तो पढ़ना सीखे, नॉर्मली रीड करना हर एक बच्चे को आना चाहिए, पहला ये उद्देश्य है FLN का। दूसरा, हर एक बच्चे को नॉर्मल जो गणना करनी होती है इंडियन न्यूमरल्स के अकॉर्डिंग, वो भी हर एक बच्चे को आनी ही आनी चाहिए, ये NEP 2020 का उद्देश्य है। तो न्यूमरेसी का केवल पूछा है, तो न्यूमरेसी का मतलब क्या हो गया कि जो भारतीय संख्याओं पर मौलिक गणितीय संक्रियाएं होती हैं उनको करने की योग्यता हर एक बच्चे में होनी चाहिए, यही NEP 2020 फाउंडेशनल न्यूमरेसी या फिर बुनियादी सांख्यिकी को निर्देश, मतलब यही इसका उद्देश्य होता है, यही इसका मतलब है, अर्थ है। तो 7th का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, which of the following is the most appropriate example of activity based approach to teaching and learning of properties of geometrical shapes in class 4th? कक्षा 4 में क्रियाकलाप आधारित विधि द्वारा ज्यामितीय आकृतियों के गुणधर्म के शिक्षण अधिगम हेतु इनमें से कौन सा उदाहरण है जो सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा? Children involved in cutting and pasting geometrical shapes from a chart in their notebook से ही, मतलब कि चार्ट में से अलग अलग जो शेप्स है उनको काट करके अपने नोटबुक में चिपका रहे हैं। अ चार्ट डिपिक्टिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्स इज बीइंग यूज्ड बाय द टीचर इन द क्लास, मतलब शिक्षक के द्वारा कक्षा में एक चार्ट का उपयोग करना जिसमें कि अलग अलग ज्यामितीय आकार बने हुए हैं, उनके जो गुणधर्म है उनका वर्गीकरण के साथ चित्रण किया गया हो। तो इसमें बच्चे क्या सीख रहे हैं? शिक्षक ने ही किया है। जो Children are given numerous cutouts of different shapes and are made to analyze number of sides, angles and vertices etc. मतलब कि बच्चों को अलग अलग आकृतियां दे दी गई हैं, अलग अलग आकृतियों के आकार में कटी हुई सामग्री दे दी गई है, उनको वैसी सामग्री दे दो। उसके बाद उनकी भुजाओं की संख्या कितनी है, कोण कितने हैं, एंगल कितने हैं, उसमें शीर्ष वर्टेक्स कितने हैं, इन सब का विश्लेषण करने के लिए कहो। तो यही एक एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच है जिससे कि बच्चों में ज्योमेट्रिकल शेप का कॉन्सेप्ट जो है वो सिखाया जा सकता है या पढ़ाया जा सकता है। तो 8th का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर टेस्ट्स इन मैथमेटिक्स? निम्नलिखित में से जो गणित में परीक्षण किया जाता है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फॉर्मेटिव अचीवमेंट टेस्ट डज नॉट हैव एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये घुमा फिरा के हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फॉर्मेटिव अचीवमेंट टेस्ट होता है उसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है। मतलब कि फॉर्मेटिव अचीवमेंट टेस्ट मतलब क्या हुआ? मतलब कि जो रचनात्मक जो आकलन किया जाता है, रचनात्मक आकलन होता है, वो टीचिंग के दौरान ही किया जाता है। बच्चे को कोई चैप्टर या लेसन पढ़ाया जा रहा है उसी के दौरान ही किया जाता है। तो वो बच्चों को ऐसे ही नॉर्मली पूछ के सिखाने का उद्देश्य होता है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। लेकिन उससे एक तरीके की डायग्नोस्टिक भी तो की जा रही है, डायग्नोस किया जा रहा है कि बच्चे को कितना समझ में आया जिससे बाद में उसको समझाया जा सके। तो डायग्नोस्टिक मतलब थोड़ा बहुत उसमें डायग्नोस करने की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सिर्फ रचनात्मक ही तो नहीं है। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मतलब कि जो रचनात्मक उपलब्धि परीक्षण होता है उसमें नैदानिक परीक्षण की कोई विशेषता नहीं होती, ये लिखा हुआ है, बल्कि ये गलत है, उसमें नैदानिक परीक्षण की विशेषता होती है। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। डायग्नोस्टिक टेस्ट इज फॉलोड बाय रिमेडियल टीचिंग इफ रिक्वायर्ड।
मतलब जो नैदानिक परीक्षण होता है उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण यदि आवश्यक हो तो दिया जाता है। तो बिल्कुल ठीक है, डायग्नोज तो इसीलिए किया ही जाता है कि अगर वो रेमेडी देने लायक हो, रेमेडियल टीचिंग देने लायक हो, उपचार करने लायक हो तो उसको कर दिया जाए। तो ऑप्शन भी सही है। समेटिव टेस्ट आर प्रोडक्ट ओरिएंटेड, मतलब जो योगात्मक परीक्षण होते हैं वो उत्पाद उन्मुख होते हैं, मतलब इसमें रिजल्ट निकलता है कि बच्चे ने कितना सीखा, अभी तक जितना पढ़ाया गया पूरे यूनिट में या पूरे साल में वो बच्चे ने कितना सीखा, तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। तो ये भी ऑप्शन सही है, तो मतलब बी और सी। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इनमें से कौन सी गणितीय कथन है जो कि सही है। ऑल इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जो 2 से भाग देने पर कट जाते हैं। तो कहा है ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वो सब भाज्य संख्याएं होती हैं। गलत है, अभाज्य संख्या भी हो सकती है, मतलब कि कंपोजिट नंबर्स में अभाज्य संख्याएं भी आती हैं। ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो जितने भी ऑड नंबर होते हैं वो सब प्राइम नंबर होते हैं। ये ऑप्शन गलत है, क्यों? क्योंकि जो ऑड नंबर की स्टार्टिंग होती है, प्राइम नंबर्स की स्टार्टिंग होती है वो 2 से होती है। 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 इस तरीके से होती है। तो बाकी सारे जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे ऑड नंबर होते हैं, लेकिन सिर्फ 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर होता है। तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सब ऑड नंबर्स होते हैं, ये भी गलत है। सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। देयर आर 4 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 10, करके देख लेते हैं। 1 के बाद 2 है जो प्राइम नंबर होती है, फिर 3 होता है, फिर 5 फिर 7, तो 8 भी है जो 2 से डिविजिबल है, 9 है जो कि कंपोजिट नंबर है, और 10 है जिसके बीच में हमको निकालना ही था। तो 2 3 5 7 टोटल 4 नंबर्स हो गए। 4 मतलब प्राइम नंबर्स के बीच में 1 2 1 से लेकर के 10 के बीच में 4 प्राइम नंबर हो गए, 2 3 5 और 7। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 which is the most common misconception held by children about mathematics, मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो बच्चों को गणित के प्रति सबसे अधिक सामान्य भ्रांति क्या है, ये चीज का पता चलता है। मैथमेटिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, गणित केवल संख्या के बारे में नहीं है ये, या फिर मैथमेटिक्स इज इंडीड वेरी इंटरेस्टिंग, वास्तव में बहुत रुचिपूर्ण है, या फिर मैथमेटिक्स रिक्वायर्स सम एब्स्ट्रैक्शन, गणित में कुछ अमूर्तनों की आवश्यकता होती है, या फिर मैथमेटिक्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड हेंस स्केरी सब्जेक्ट, मतलब कि गणित सबसे ज्यादा मुश्किल है इसलिए एक भयावह विषय है। यही एक मिसकंसेप्शन है मैथ्स के बारे में। तो 11th का राइट ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 है, while introducing the concept of time, a teacher was simultaneously using phrases quarter past 3, quarter to 3, etc. She intends to, मतलब समय की अवधारणा का परिचय देते समय एक शिक्षिका 2:45, 3:15 इस तरीके के शब्द एक साथ उपयोग करती है। मतलब जब समय की अवधारणा समझा रही है तो उसी टाइम में ये सारे जो फ्रेजेस हैं उनका यूज करती है। तो उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस चीज के पीछे, कि क्वार्टर और 2 इसकी स्पेलिंग बच्चे को समझाना, गलत। मेक अ बेस्ट फॉर इंट्रोड्यूसिंग डिजिटल क्लॉक, मतलब अंक घड़ी प्रस्तुत करने का आधार निर्माण, ये भी नहीं है। टेल द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड पास्ट एंड ट्रू, इन दोनों के बीच में अंतर बताना, ये भी नहीं है। हेल्प हर स्टूडेंट्स मेक कनेक्शन बिटवीन elapsed टाइम एंड टाइम रिमेनिंग, मतलब कि अपने विद्यार्थियों को जो गुजरा हुआ समय है और शेष समय है इसके बीच में संबंध बनाने में सहायता करना, यही उद्देश्य है टीचर का। तो 12th का राइट ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 है, टू शो दैट स्टेटमेंट्स ए, इसमें ये होगा, ये वाला सिंबल लगेगा। टू शो दैट स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी, सुधा स्टार्ट्स प्रूविंग बाय assuming not B and argue to arrive at not A. Which method did सुधा employ? मतलब कथन A से कथन B को सिद्ध करने के लिए सुधा B नहीं ये मानकर उत्पत्ति शुरू करती है और A नहीं पर पहुंचने का तर्क देती है। तो सुधा ने किस विधि का प्रयोग किया है, ये होता है कॉन्ट्रापोजिटिव, मतलब कि प्रति परिवर्तित या प्रति स्थिति उपपत्ति। मतलब कॉन्ट्रापोजिटिव मतलब जो पहला वाला है उसको पहले नेगेटिव ले लेंगे, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं। मतलब एक चीज को मान लेते हैं कि ऐसा नहीं है, फिर वहां से होते हुए दूसरी चीज नहीं है, इस तरीके तक पहुंचते हैं, तो ये होता है कॉन्ट्रापोजिटिव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया 13 का? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 है,
A child added two numbers like this in the following way. 23 plus 47 is equal to 20 plus 40 plus 10 is equal to 70. तो which of the following is most appropriate with respect to the above problem? एक बच्चे ने दो संख्याओं को इस तरीके से जोड़ा, तो इनमें से कौन सा उपरोक्त समस्या के संबंध में कौन सा सबसे ज्यादा उपयुक्त है? मतलब उसने क्या किया, 23 में से पहले 20 ले लिया, 47 में से पहले 40 ले लिया, फिर 7 और 3 को ऐड करके 10 कर लिया। अब इन तीनों को कंबाइन करने के बाद अब ये 10 की मतलब कि टेंस फॉर्म में आ गया, तो अब ये ऐड करने में आसान हो जाएगा। तो बच्चे ने इस तरीके से इजी फॉर्म बना करके तब सॉल्व किया है। तो ये एक अल्टरनेट स्ट्रेटेजी हो जाएगी एडिशन की, बस योग की वैकल्पिक युक्ति, क्योंकि इसको हम गलत नहीं कह सकते कि ये गलत तरीका है। ठीक है, एक अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी एडिशन की। क्वेश्चन नंबर 15 है, Which of the following activities a mathematics teacher can do to increase spatial understanding among the primary stage learners? मतलब कि जो प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थी हैं उनके बीच दिक् स्थान संबंधी समझ को बढ़ाने के लिए गणित शिक्षक इनमें से कौन सी गतिविधि है जो कर सकता है? मतलब give learners many opportunities to handle objects such as blocks, boxes, containers, shapes, sorters, या फिर help learners to define concepts like similarity, congruence, etc. by giving different examples, या फिर encourages learners to make new shapes by putting materials together and taking them apart in different arrangements. विभिन्न अवस्थाओं को में सामग्री को एक साथ रखकर और फिर अलग अलग करके बच्चों को नई आकृतियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, फोर्थ है क्या, और डी है, बच्चों को अपनी चारों तरफ विभिन्न आकृतियों को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करना। तो पहला तो सही है, मतलब लर्नर्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाए कि जैसे कि ब्लॉक्स, बॉक्सेस, कंटेनर, शिप्स और इन सब चीज़ों को संभालने के अवसर दिए जाए। दूसरा, हेल्प लर्नर्स टू डिफाइन कॉन्सेप्ट्स लाइक, जहाँ पे डिफाइन करने की बात है, जहाँ परिभाषित करने की बात है, वो आपका ऑप्शन सीधे ही गलत हो जाएगा। एंकरेज लर्नर्स टू मेक नए शेप्स, उनको नए नए शेप्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। पुटिंग मटेरियल्स टुगेदर, एक साथ रख करके, टेकिंग देम अपार्ट इन डिफरेंट अरेंजमेंट्स, और अलग अलग आकृतियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये चीजें क्या है, एक्टिव होकर के बच्चा यहाँ पे ये एक्टिविटी कर रहा है, मतलब कि लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम चल रही है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब इस एक्टिविटी से बच्चे क्या कर सकते हैं, जो स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग है बच्चों की, मतलब कि दिक् स्थान संबंधी समझ है, वो उससे उनकी बढ़ेगी। तो ऑप्शन सी भी सही है। एनकरेज लर्नर्स टू आइडेंटिफाई, इससे बच्चे क्या अलग अलग शेप्स को आइडेंटिफाई भी करना सीखेंगे, उसके लिए भी प्रोत्साहित होंगे, जो उनके चारों तरफ अलग अलग शेप्स की चीजें हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी सही, मतलब ए, सी और डी पहला ही हो जाएगा। जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का, ए, सी और डी, और यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ये था हमारा 6th ईयर PYQ ऑफ मैथ पेडागोजी फॉर सीटेट। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। EVS की आपकी इसके पहले एक PYQ करा दिया जा चुका है। अभी 7 या 8 इसके मैथ्स के कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपकी EVS की जो प्रीवियस ईयर है या पेडागोजी के क्वेश्चन है उनको कंटिन्यू किया जाएगा। उसके बाद EVS की आपकी मैराथन क्लास भी एक ली जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।